करने जा रहे हैं यूपीएससी सीएससी के लिए इंडियन पॉलिटी, जो कि एम लक्ष्मीकांत द्वारा लिखी गई है। इसका ये 5th एडिशन है यूपीएससी सीएससी के लिए। ये स्टैंडर्ड बुक होती है जो कि यूपीएससी सीएससी को के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसका चैप्टर फर्स्ट है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इसमें सिर्फ हम रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 को ही पढ़ेंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या बताता है हमें कि ब्रिटिशर्स केम इन इंडिया सिंस 1600 AD as East India Company for trading under a charter of trade granted by Queen of England Elizabeth I। यह हमें बताता है कि ब्रिटिशर्स जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कब आए थे इंडिया में, सन 1600 में आए थे। और तब वहां किसके लिए आए थे? वो ट्रेडिंग के लिए। ट्रेडिंग मतलब व्यापार के लिए आए थे। उस समय में जो क्वीन थी वो इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ वन थी। इन अर्लिस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी हैज राइट ऑफ बिजनेस वर्क ओनली आफ्टर दैट दे गॉट दीवानी राइट्स इन 1765। शुरू में जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आ गई थी, उस समय में उनको सिर्फ बिजनेस वर्क करने का ही अधिकार था, बिजनेस वर्क करने का ही राइट था ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में। ओनली आफ्टर दैट दे गॉट दीवानी राइट्स। उसके बाद उन्होंने क्या प्राप्त कर लिए? दीवानी राइट्स, जो कि उनको प्राप्त हुए थे 1765 में। ये दीवानी राइट्स के अंदर क्या करा करते थे? राइट ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू। इसमें वो रेवेन्यू को कलेक्ट किया करते थे। राइट टू लॉ एंड ऑर्डर, और उनको किसका राइट मिल गया? लॉ एंड ऑर्डर का। दीवानी राइट इन 1765 इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा फ्रॉम मुगल एम्परर। उस समय में किनसे इनको राइट्स मिले थे? ये बंगाल से, बिहार से, उड़ीसा से। पर कहां से प्राप्त हुए? मुगल एम्परर से, क्योंकि पहले मुगल एम्परर का ही राज हुआ करता था। यानी कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी, उस समय में मुगलों का राज हुआ करता था इन एरियो पर और भारत के अधिकतर राज्यों पर। तो ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ द स्पॉय इम्यूनिटी इन 1858, द ब्रिटिश क्राउन took over the responsibility of governance India, which continued till 15 August 1947। सिपाही म्यूटिनी जो कि 1858 में थी, उन्होंने ब्रिटिश क्राउन को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दी थी कि वो अब पूरे इंडिया को रूल करेंगी। कौन रूल करेगा? सिपाही म्यूटिनी 1858 में ब्रिटिश क्राउन को क्या दे दी? रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इंडिया पे रूल कौन करेगा? अब यही करेंगे पूर्ण रूप से। विद द इंडिपेंडेंस अ कॉन्स्टिट्यूशन वाज फेल्ड इन इंडिया। इंडिपेंडेंस के साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन आया इंडिया में। देन जैसा कि आपको पता है कि हमें आजादी कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 को। उस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फाउंड इन 1946। जैसा कि आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा जो थी 1946 के अंदर ही फॉर्म्ड हो गई थी। और उसका एम क्या था? द एम ऑफ इंप्लीमेंटिंग द सजेशन ऑफ M.N. राय इन 1934। जो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसका जो भी राइट था, जो भी उसके बारे में सोचा गया था या सजेशन दिया गया था, आपको ये याद रखना है किसने दिया था? M.N. राय ने, जो कि दिया था 1934 में। ठीक है, तो M.N. राय ने 1934 में एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए सजेशन दिया था। आफ्टर दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट ऑन द 26 जनवरी 1950। और जब ये 1946 में
ये बोला गया कि बनना तैयार हो। आपको पता होना चाहिए कि बनना कब से स्टार्ट हुआ था। 9 दिसंबर 1946 से हमारा देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन था 9 दिसंबर 1946 से बनना स्टार्ट हुआ, और बनकर जो तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। और ये फोर्स में कब आया, यानी कि कब से इनकी बातों को माना जाने लग गया, वो माना जाने लग गया 26 जनवरी 1950, thus turning the nation into a newly formed republic। इस समय में जब 26 जैन 1950 में हमारी कंट्री को रिपब्लिक भी कहा जाने लग गया। जैसा कि आपको पता होगा कि रिपब्लिक का मतलब होता है एक ऐसा देश जहां पर एक कैंडिडेट को कुछ समय के लिए ही चूज किया जाता है बाय वोटिंग। अब हम जो मेन बात है इस वीडियो का जो टॉपिक था कंपनी रूल 1773 से 1858, पर हम इसके अंदर सिर्फ 1773 एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट को ही पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में और भी एक्ट देख सकते हैं, जैसे कि द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू कंट्रोल द टेरिटरीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी मेजॉरिटी इन बंगाल। जो ये 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट चला था उसमें क्या हुआ था, ब्रिटिश पार्लियामेंट को बोला गया कि कंट्रोल करे बंगाल को पूरा का पूरा। द गवर्नमेंट ऑफ बंगाल वाज नेम्ड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बाय दिस एक्ट। इसी एक्ट के द्वारा यानी कि 1773 के एक्ट के द्वारा ही गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाने लग गया। फिर क्या हुआ, बाय दिस द गवर्नर ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे बिकेम सबऑर्डिनेट टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बंगाल के ही गवर्नर जनरल का अधिकार किस पे था, गवर्नर्स ऑफ मद्रास पर, और बॉम्बे गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे पर। ये मद्रास का भी गवर्नर और बॉम्बे का भी गवर्नर किसके अंडर में आने लग गया था, बंगाल के गवर्नर के अंडर में। while the governors of the first presidencies were different from each other, क्योंकि पहले के समय में क्या होता था, सब गवर्नर का अपना अपना एक स्टेट हुआ करता था। जैसे कि मद्रास के गवर्नर का अपना होता था राइट, बॉम्बे में अलग होता था। पर बाद में क्या हुआ, 1773 के एक्ट के अकॉर्डिंग सब पर ही, जो मद्रास के गवर्नर पर हेड और बॉम्बे के गवर्नर पर हेड कौन हो गया था, बंगाल का गवर्नर, जिसको गवर्नर जनरल कहा जाता था। फिर अंडर दिस एक्ट सुप्रीम कोर्ट वाज इस्टेब्लिश इन कैलकाटा 1974। इस एक्ट के ही द्वारा, कौन से एक्ट के द्वारा, 1773 एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, उसके द्वारा ही सुप्रीम कोर्ट वाज इस्टेब्लिश इन कैलकाटा 1774। सुप्रीम कोर्ट कहां एस्टैब्लिश हो गया था, 1774 में कैलकाटा में, कंसिस्टिंग ऑफ चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस, जहां पर एक चीफ जस्टिस होता था और 3 अदर जजेस भी होते थे। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि सुप्रीम कोर्ट कहां एस्टैब्लिश हो गया था 1774 में, कैलकाटा में, जहां पर एक जस्टिस, चीफ जस्टिस था और 3 अदर जजेस थे। अंडर दिस द एम्प्लॉइज ऑफ कंपनी वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम डूइंग पर्सनल बिजनेस एंड टेकिंग गिफ्ट एंड ब्राइब फ्रॉम द इंडियन पीपल। इसी एक्ट के द्वारा क्या हुआ, अंडर दिस एम्प्लॉइज ऑफ कंपनी वर प्रोहिबिटेड, कंपनी के कर्मचारियों को रोका गया पर्सनल बिजनेस करने के लिए, साथ ही साथ टेकिंग गिफ्ट्स एंड ब्राइब फ्रॉम द इंडियन पीपल। क्या करा गया इस एक्ट के द्वारा, जो कंपनी के यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे उनको मना किया गया, ना तो वो अपना पर्सनल बिजनेस कर सकते हैं और ना ही इंडियन पीपल से ना तो गिफ्ट ले सकते हैं, जैसे ब्राइब लेते थे, ब्राइब मतलब रिश्वत अब वो नहीं ले सकते थे। तो ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक जो कि हमने पढ़ा 1773 रेगुलेटिंग एक्ट को।
आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नेक्स्ट वीडियो के लिए अब नेक्स्ट टॉपिक के लिए अब नेक्स्ट वीडियो को देख सकते हैं।